देखो बेटा, आज हमको क्या करना है, प्रूफ ऑफ ऑम्स लॉ अपन क्या करना है बेटा, आज प्रूफ करना है। आज अपन प्रूफ करेंगे ऑम्स, ठीक है, का एक्सप्रेशन किस तरीके से आर को डिफाइन करेंगे, क्या क्या डिपेंडेंसी देखेंगे रेजिस्टेंस की, उन सब चीज़ों को एक करके डिफाइन करते जाएंगे, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ ऑम्स लॉ में देखो, सबसे पहले कुछ नहीं करना, हमें करंट इक्वेशन पता है, आई इज इक्वल्स टू एनी एवरी, करंट की इक्वेशन ये निकलवाई थी इलेक्ट्रिक वेलोसिटी के साथ रिलेशन। फिर इसी में देखो बीटी का अपन बीटी की वैल्यू लिखी थी, क्या लिखी थी, ई टाउ अपॉन, या ई के फॉर्म में मत लिखो, इसको किसके फॉर्म में लिखो, बी के फॉर्म में, ठीक है ना। अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, एम और एल, बी क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल, बी क्या है, पोटेंशियल। तो माइनस साइन क्यों नहीं लिया मैंने बोला था माइनस साइन केवल डायरेक्शन को बताता है और उसके अलावा। तो देखो इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे, यूज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 एंड, इसको यूज़ करते हैं अपन। देखो आई इज इक्वल्स क्या आ जाएगा, एम ई ए, बी डी की वैल्यू क्या रख देंगे बेटा, ई बी टाउ अपॉन एम और, ठीक है, इस तरीके से रखा है ना। तो आई इज इक्वल्स कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो एन आ जाएगा, ई स्क्वायर आ जाएगा, टाउ को आगे लिख देंगे अपन, ठीक है, एन ई स्क्वायर टाउ, क्या बच रहा है, ए बचा है, अपॉन क्या बचा है बेटा, एम बचा है, एल बचा है, और साथ में क्या बचा है, ये बी वहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ कहाँ आ जाएगा बेटा, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, और यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेट में, ए अपॉन ए, ए क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर, और एरिया है बेटा यहाँ पर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसको रेसिप्रोकल कर दो, क्या करेंगे, बी अपॉन आई, क्यों करा बी अपॉन आई बेटा, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस होता है बी अपॉन, इसीलिए। और ओम्स लॉ जो है वो पूरी तरीके से किसके लिए था, रेजिस्टेंस जो था हमारा बी अपॉन आई। तो आर क्या आ जाएगा बेटा, आर इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और क्या आ जाएगा, ए एल अपॉन, ये क्या है बेटा, रेजिस्टेंस, यही क्या है प्रूफ ऑफ, क्या लगा दिया अपन ने, आर इज इक्वल्स टू बी अपॉन, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस आता है, यूनिट क्या आ जाएगी बेटा इसकी, ओम। तो यहाँ से क्या डिफाइन हो रहा है, यहाँ से जो तुम्हें चीज़ डिफाइन होती हुई दिख रही है वो क्या डिफाइन हो रही है बेटा, रेजिस्टेंस डिफाइन, क्या डिफाइन हो रहा है, रेजिस्टेंस डिफाइन हो रहा है। देखो यहाँ से क्या डिफाइन हो रहा है बेटा, आर, रेजिस्टेंस डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अपन कैसे लिखते हैं, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन अगर तुमसे कोई पूछे तो रेजिस्टेंस क्या है बेटा, द ऑब्स्ट्रक्शन offered by the conductor in flow of current, ठीक है, the obstruction offered by the conductor in flow of current cross section area of conductor, cross section area of ये समझ गया रेजिस्टेंस को। तो रेजिस्टेंस के देखो बेटा बेसिकली कितने फॉर्मूले हैं तुम्हारे पास, कितने फॉर्मूले हैं, एक आर इज इक्वल्स टू वी बाय आई लगाओगे, या फिर आर इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन एच। ये वाला फॉर्मूला क्यों निकाला, डिपेंडेंस चेक करने के लिए, क्या चेक करने के लिए, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, क्या चेक करने के लिए लिखा है अपन ने बेटा, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस चेक करने के लिए लिखा है। पहली चीज़ देखो, आर रेजिस्टेंस, एम तो कांस्टेंट है, ई चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो वो भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो काय पे डिपेंड कर रहा है बेटा, एन, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम कंडक्टर चेंज करते जाएंगे, मतलब अपन ने कॉपर लिया, अपन ने सिल्वर लिया, अपन ने गोल्ड लिया, अपन ने चेंज करा ना कंडक्टर, तो एन भी चेंज होगा, है ना। अब ये एन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो एन चेंज करना मतलब मटेरियल को चेंज करना। तो रेजिस्टेंस सबसे पहले किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, डिपेंड्स ऑन
मटेरियल, सबसे पहले तो काय पे डिपेंड करता है बेटा, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। किससे डिपेंड कर रहा है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, मतलब जिस मटेरियल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो है ना, कौन में है ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम। इसको क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसको लिख सकते हो, जिस मटेरियल के पास हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। पहली चीज़ देखो। दूसरा देखो बेटा, यहाँ पे दिख रहा है टाउ, क्या दिख रहा है यहाँ, टाउ। टाउ को समझो, टाउ क्या है, एक रिलैक्सेशन टाइम। क्या है टाउ, एक रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो, कभी भी किसी भी चीज़ की टेम्परेचर को बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे बेटा, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से ये रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम, फटाफट टकराएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक दूसरे से जल्दी कोलाइड करते हैं। जल्दी कोलाइड करेंगे मतलब टाइम क्या होगा उसका, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ मतलब रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्योंकि हमें एक रिलेशन पता है, टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। के टी क्या है हमारा बेटा, टेम्परेचर। रिलैक्सेशन टाइम किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी मोशन के लिए कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। ये चीज़ अपन ने कहाँ देखी थी, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मतलब तुम देख रहे थे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, टेम्परेचर बढ़ाना, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ना मतलब वेलोसिटी बढ़ना, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो टक्कर जल्दी जल्दी होगी, है ना, कोलिजन क्या होंगे, फटाफट होंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम होगा। कम होने की वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या लिखते हैं बेटा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, directly proportional to the temperature of conductor, temperature of। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है काय के बेटा, टाउ के, और टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है काय के बेटा, टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, कुछ बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से उसका क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस। थर्ड देखो बेटा, L दिख रहा है यहाँ पर, L मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर की अगर तुम लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए बेटा, बढ़ना चाहिए। ठीक है, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, किसी भी कंडक्टर का एरिया जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बेटा पॉइंट प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने करंट डेंसिटी बताई थी ना, कंडक्टर के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखोगे तो वहाँ लिखा जाएगा। ऐसे ही रेजिस्टेंस भी क्या है, पॉइंट की प्रॉपर्टी है। उस पॉइंट पे लेंथ कितनी है, उस पॉइंट का एरिया कितना है, उसके हिसाब से क्या निकलेगा उसका रेजिस्टेंस। मतलब तुमने 1 मीटर का वायर लिया, उसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उन सबको समीशन करोगे तो क्या निकल जाएगा उसका, R निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कैसी प्रॉपर्टी हो जाती है इसकी, कैसी प्रॉपर्टी है बेटा, पॉइंट प्रॉपर्टी है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अपन रेजिस्टेंस देखेंगे, हाँ देखेंगे किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रेजिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, अब देखो इसी चीज़ को जो लिखा था ना, टाउ बराबर, तो यहाँ लिख देना तुम लोग कि टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसके पीछे में नोट कर लेना इस तरीके से, जो इधर नोट करना। क्योंकि देखो बेटा, इसको एक और फॉर्मूले के फॉर्म में डिफाइन कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर को क्या बोलते हैं, रो। ये बीच वाली चीज़ दिख रही है ना, M/N² टाउ, इसको क्या बोला जाता है, रो। ये रो क्या बताएगा, हमारा रेजिस्टिविटी। क्या बताएगा, रेजिस्टिविटी। जैसे एक चीज़ डिफाइन करी कि रेजिस्टेंस पॉइंट की प्रॉपर्टी, किसी पर्टिकुलर एरिया को देखोगे ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या लिखते हो, रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या होगी उसकी, मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी। काय की प्रॉपर्टी होगी कि मतलब तुमने कॉपर का वायर ले लिया, कॉपर का वायर कैसा भी लो, उसकी रेजिस्टिविटी हमेशा क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। समझे बात है, कॉपर का वायर कैसा भी लो, कैसे भी उसकी लेंथ हो, कैसा भी उसका एरिया हो, उसकी रेजिस्टिविटी हमेशा क्या रहेगी,
जैसे तुमने सिल्वर का वायर लिया तो सिल्वर का वायर मतलब उसकी रजिस्टिविटी हमेशा सेम रहेगी, भले एरिया कुछ भी हो या लेंथ। बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ देखो ध्यान से, इस रजिस्टिविटी को मैंने किसके प्लेस पे लिख रखा है, इसकी जगह लिखा है ना। अब इस वाले पॉइंट की जगह लिखा है m अपॉन एन स्क्वायर टाउ, इसकी जगह लिखा है, रो और एल की जगह नहीं लिखा है ना, रो एल और ए की जगह पर नहीं लिखा। तो ये रो जो है वो सिर्फ किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है ना ही एरिया पे। बात समझ में आ गई? रजिस्टिविटी को बताना है तुम्हें, तो रजिस्टिविटी को क्या बोलोगे, इस पे डिपेंड करता है। किसी क्यूबिक वॉल्यूम का जो रेजिस्टेंस होता है, किसी क्यूबिक वॉल्यूम का जो रेजिस्टेंस होता है उसे क्या कहा जाता है, रजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूबिक वॉल्यूम कंडक्टर इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टेंस पढ़ा बेटा, रेजिस्टेंस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, कंडक्टेंस। क्या होती है बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को जनरली अपन काय से लिखेंगे, कैपिटल जी। काय से लिखेंगे कंडक्टेंस को, कैपिटल जी से लिखेंगे। कैसे डिफाइन होती है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है बेटा, क्या मतलब है, G इज इक्वल्स टू 1 बाय R। ठीक है, रेजिस्टेंस R से पढ़ा है तो क्या आएगा, G इज इक्वल्स टू 1 बाय R। ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये कंडक्टेंस है तो ये क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसकी यूनिट की बात करो बेटा, तो यूनिट क्या आना चाहिए, 1 अपॉन ओम। 1 अपॉन ओम को अपन बोलते हैं ओम इनवर्स, क्या अपन लिखते हैं MHO, है ना। और एक यूनिट होती है इसकी साइमन, तुम्हें याद रखना, साइमन SEIMEN, ये साइमन है। ठीक है, म्यू MHO, ठीक है, ओमेगा इनवर्स, ये सब क्या है इसकी यूनिट है बेटा। मतलब ओम को उल्टा कर दिया। हाँ, तो G इज इक्वल टू, देखो अभी एक बड़ा वाला लेंथी सा फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या था वो, n e स्क्वायर टाउ अपॉन m a बाय, ये हमारा क्या बेटा कंडक्टेंस का फॉर्मूला। कंडक्टेंस आल्सो डिपेंडेंट ऑन n, टाउ, a और l। बस पूरा रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा बेटा, इनवर्स। G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले क्या लिख सकते हो, n लिख सकते हो। n मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। दूसरा क्या, एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया जितना ज़्यादा होगा कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, उतने तेज कंडक्टेंस होगा, है ना। अब दूसरा देखो बेटा, m की बात, m तो चलो देखते नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साथ देखेंगे तो टेम्परेचर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और काय के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा, मतलब रेजिस्टेंस से पूरा उल्टा। ये क्या है इसके डिपेंडेंस, ये क्या है इसके डिपेंडेंस। ये डिपेंडेंस लिख दिया अपन ने, इन तरीके से क्या करेगा, डिपेंडेंस करेगा, साइमन और ये सारी चीज़ें। इसकी बात करेंगे अपन ने कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के बाद नेक्स्ट जो है इसके, इसका डायमेंशन फॉर्मूला और निकाल दो बेटा। जो ओम का था उसका इन्वर्स हो जाएगा, ओम का इन्वर्स हो जाएगा, मतलब हम इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, I बाय बी। क्या लिख सकते हैं बेटा, I बाय बी लिख सकते हैं। बी अपॉन आई रेजिस्टेंस था, तो I अपॉन बी क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस। क्या आ जाएगा बेटा कंडक्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला ये आ जाएगा A किसकी वजह से, I की वजह से। अपॉन में आना चाहिए क्या, M L2 T माइनस 3 और A माइनस 1, है ना, A माइनस 1 से A माइनस 2। ठीक है, ये प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा, सही। A माइनस 2 था ना, ये अपॉन में था, नीचे ऊपर जाएगा प्लस का होगा, हाँ ठीक। ये भी माइनस का होगा और ये माइनस का होगा। रेजिस्टेंस का देखो क्या था, M L2 T माइनस 3 A माइनस 2 था। T अगर ऊपर जाएगा, L ऊपर जाएगा तो L माइनस का होगा ना। कर तो क्या सही है, ये माइनस 3 का, ये क्या है हमारा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, अब कंडक्टेंस पढ़ लिया तो अपन क्या पढ़ लेते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी। क्या पढ़ लेते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी क्या होगी बेटा, रेजिस्टिविटी मैंने अभी बताया था तुमको, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ, रेजिस्टेंस ऑफ
यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है, प्योरली मटेरियल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? प्योरली मटेरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, मटेरियल चेंज हो जाएगा, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? चेंज। किस तरीके से डिफाइन होती है? अभी डिफाइन करा था, देखो रो के फॉर्मूले में, देखो पीछे वाले फॉर्मूले से क्या आ जाएगा? आर ए बाय एल, ये आना चाहिए। आर बराबर ये था, एल इसके मल्टीप्लाई में था, आर के बराबर डिवाइड में आ जाएगा और एक में चला जाएगा। तो रो का एक फॉर्मूला ये है। ठीक है, इफ वी नो अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, उस पर्टिकुलर जगह पर अपन को रेजिस्टेंस पता होगा तो अपन रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं उसकी। दूसरा फॉर्मूला क्या था बेटा इसका, रेजिस्टेंस का? देखो पढ़ाया था M/N/E² और ये भी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ना बेटा। यूनिट क्या आना चाहिए? देखो R दिख रहा है तो R मतलब ओम इनटू ऊपर मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर, क्या आ जाएगा? ओम इनटू इसके, ये यूनिट हो गई। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था बेटा? इसका माइनस में था ना, उसके साथ मीटर और प्लस हो जाएगा। M/L3 T-3 A-, ये डायमेंशन फॉर्मूला है। अब तुम लोगों ने बात करी ना, मालूम क्या? ध्यान दो ना, बढ़ा रहा हूँ, मेरे से पूछो। कंडक्टेंस मतलब बेटा देखो, कंडक्टेंस जैसे हमारा रेजिस्टेंस क्या कर रहा था? उसको रोक रहा था, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या कर रहा था? ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था ना। कंडक्टेंस क्या करवाएगा? उसको फ्लो करवाएगा, आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या है? जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है उस मटेरियल के थ्रू, उसको अपन क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। उस पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे अपन? रेजिस्टिविटी। डायमेंशन फॉर्मूला समझ में आया? ठीक है, इसके बाद अनदर एक और चीज लास्ट है जो इस पर्टिकुलर सेक्शन की, वो क्या है? कंडक्टिविटी। क्या है? कंडक्टिविटी एक अनदर प्रॉपर्टी है, ये भी काय की प्रॉपर्टी है? मटेरियल। काय की प्रॉपर्टी है बेटा? मटेरियल। जैसे रेजिस्टिविटी मटेरियल की थी, ऐसी कंडक्टिविटी क्या होगी? मटेरियल की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या होगा बेटा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, मतलब इसको लिखेंगे बेटा सिग्मा से। कैसे लिखेंगे? सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 बाय क्या होगा बेटा? रो। रेजिस्टिविटी रो से लिखी थी ना, तो ये क्या होगा? 1 बाय रो। एक फॉर्मूला हुआ सिग्मा का, जैसे अपन ने यहाँ पे आर के फॉर्म में इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है रो का, ऐसे बेटा सिग्मा के फॉर्म में कुछ फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? जी के टर्म में, जी के टर्म में कोई फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? ठीक है, ये जी था है ना, तो सिग्मा बराबर मैंने ये बोला, सिग्मा इसमें ये क्या है? फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? L/, ठीक है, मैंने बोला ना एक ही फॉर्मूला याद रखना तुम्हें, आर वाला, उसी के फॉर्म से निकाल लो सारी चीजें। सिग्मा का एक और अनदर फॉर्मूला क्या आ रहा है बेटा? यहाँ से देखो एन है ना, थोड़े अलग तरीके से कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। क्या? रेजिस्टेंस डिपेंडेंसी ओनली ऑन लेंथ। कहीं पे देख रहे हैं? केवल लेंथ पर चेक कर रहे हैं। कहीं पे चेक कर रहे हैं? लेंथ पर। लेंथ पर मतलब ओनली लेंथ चेंज करेंगे, कोई एरिया का डिस्कशन इसमें नहीं होगा, है ना। पर लेंथ चेंज करेंगे तो एरिया ऑटोमेटिक क्या होता है बेटा? चेंज होता है। क्यों होता है? बिकॉज वॉल्यूम जो होगा बिफोर वाला वो बराबर होगा काय के? वॉल्यूम ऑफ आफ्टर। तो 1 2 के फॉर्म में लिखा है। 1 मतलब इनिशियल वॉल्यूम है उसका, और 2 मतलब कौन सा वॉल्यूम है बेटा? फाइनल वॉल्यूम है। तो V1 बराबर क्या होना चाहिए? V2 होना चाहिए। अब इसमें किसके फॉर्म में लिख रहे हैं? लेंथ इनटू एरिया के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो L1A1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू L2 और तो देखो यहाँ एरिया लेंथ का और एरिया का आपस में एक रिलेशन निकल के आ रहा है। ये L2 डिवाइड में था, कहाँ जाएगा? यहाँ
सॉरी मल्टीप्लाई में था तो कहाँ जाएगा, तो यहाँ क्या रहेगा A2 बाय, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, इसका मतलब यही बोला था ना, लेंथ एरिया की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो L1 इज इक्वल्स टू 1/A1, मतलब लेंथ L1 की बढ़ाऊंगा तो एरिया ऑफ L1 क्या होगा, कम होगा। इसी तरीके से लेंथ ऑफ L2 की बढ़ाऊंगा तो एरिया ऑफ L2 क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब ये चीज़ अपन को दिख गई, तो हम देखो पहले इनिशियल रेजिस्टेंस लिखेंगे R1, क्या होगा फॉर्मूला रो, मटेरियल सेम है बेटा, मटेरियल में चेंज तो इसलिए रो ही लिखेंगे, क्या आएगा L1/A1, ठीक है, समझे बात को इसको। सिमिलरली इसी तरीके से क्या लिखेंगे बेटा, R2 रो सेम होगा, L2 क्या आएगा बेटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इसको इक्वेशन क्या बोल दो। हमें अधिकतर क्वेश्चन में कौन सा निकालने को आएगा, फाइनल वाला, क्या करो 2/1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, रो L2/A2 डिवाइडेड बाय रो L1/, जमा उसको जरा क्या आना चाहिए, R2/R1, क्या आएगा बेटा, रो से रो क्या आएगा, L2/A1, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई विद A2/L1। देखो यहाँ पर L1/L2 पता है तुम्हें, तुम्हें लेंथ के फॉर्म में निकालना है, लेंथ के फॉर्म में निकालना मतलब यहाँ से एरिया को करना है, हटा देना, तो एरिया को कर देना बेटा। तो देखो A2/A1 क्या दिख रहा है, L1/L2, गलत दिख गया कुछ, गलत दिखा है बेटा, ये 1 है, ठीक है, अब ठीक है, A2/, सही है। तो देखो उसको जमा के लिखो थोड़ा सा, R2/R1 इज इक्वल्स टू L2/L1, ठीक है, इंटू A1/, यहाँ तुम्हें देखो वैल्यू का ही रखना है A1/, तो यहाँ पे देखो A1/A2 की वैल्यू क्या होगी, L2/, है ना, यहाँ पे रखना है देखो बेटा, R2/R1 इज इक्वल्स टू L2/L1 इंटू L2/, तो यहाँ क्या आ रहा है बेटा, L2 का स्क्वायर मतलब फाइनल लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू R2/, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है किसके, L स्क्वायर। इफ देयर इज नो डिस्कशन अबाउट एरिया, अगर एरिया का कोई डिस्कशन नहीं है तो R किससे प्रोपोर्शनलिटी रखेगा, L स्क्वायर की तरह प्रोपोर्शनलिटी रखेगा। देखने से तो रुक जाओ एक मिनट, देखो बेटा इसी की अपन बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पर 1 स्टैंड कर रहा है किसके लिए, इनिशियल वैल्यूज के लिए, किसके लिए, इनिशियल वैल्यूज के लिए, और 2 स्टैंड कर रहा है क्या बेटा, फाइनल वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो R1 हो या V1 हो, A1 हो, ये सारी चीज़ें याद रखना। 1 स्टैंड्स फॉर इनिशियल वैल्यू और 2 स्टैंड्स फॉर फाइनल वैल्यू, मतलब यहाँ हमें R2 निकालना है, फाइनल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस, इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूले को थोड़े अलग वे में लिख देते हैं कि यार R2/R1 जो होगा वो होगा L2/L1 का, ऐसे भी बोल सकते हैं ना बेटा, जब ऊपर भी वही लिखा है, R2 पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है L2, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर, ठीक है, पहली चीज। अब इसी को अपन काय के लिए करते रहे बेटा, फॉर क्या, फॉर एरिया। अगर एरिया के साथ चेंज करें, है ना, एरिया के साथ चेंज करेंगे तो क्या आना चाहिए बेटा, फ्रॉम इक्वेशन ये वाली, तो क्या लिखा है, R2/R1 इज इक्वल्स टू L2/A1, हमको एरिया के साथ डिपेंडेंसी देखना है, एरिया के साथ डिपेंडेंसी देखना है तो किसको हटाएंगे इस इक्वेशन से, L2/L1। यहाँ देखो L2/L1 क्या के बराबर है, A1/A2 के, तो क्या आ जाएगा, R2/R1 विल बी इक्वल्स टू A1/A2 इंटू A1/, तो फाइनली काय के बराबर है, A1/A2 का। और देखो तुम्हें एक और चीज़ इसमें दिखाई देगी कि R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है काय के, एरिया की। देखो क्या R2 ऊपर है पर A2 कहाँ है, यहाँ पर, कैसी प्रोपोर्शनलिटी हो गई, इनवर्स वाली प्रोपोर्शनलिटी हो गई। सेम टू सेम 1 4 और कर लेते हैं इसी को, फॉर रेडियस, काय के लिए कर लें बेटा, रेडियस, रेडियस मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर, सही है। इसको अपन चेंज कर सकते हैं रेडियस के फॉर्म में, कैसे चेंज होगा बेटा, R2/R1 विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, यहाँ से A1 मतलब
पाई R1 का होल स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर का स्क्वायर है ना। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, पाई R2 के स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, मतलब पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, दोनों में स्क्वायर लगाए। R1 की पावर 4 अपॉन R2 की पावर, मतलब क्या लिखोगे बेटा, R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 की पावर 4। मतलब रेडियस के साथ कैसी डिपेंडेंसी होगी रेजिस्टेंस की बेटा, इनवर्स में, वो भी कितनी पावर के साथ, बात समझ में आई। 3 उसमें निकाला, लेंथ में, एरिया में और रेडियस में, क्योंकि आधा पार्ट अपना यहाँ तक सेम है तीनों के लिए। अगर तुमसे एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ तक का पार्ट तो क्या है बेटा, सेम। लेंथ के साथ डिपेंडेंसी निकालना है तो एरिया को रिमूव करो, एरिया के साथ डिपेंडेंसी निकालना है तो लेंथ को रिमूव करो, वो एरिया वाले रिलेशन में रेडियस को इंट्रोड्यूस करो, इससे क्या आ जाएगा हमारा ये फाइनल हो जाएगा। देखो हम लास्ट जो है वो है बेटा क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस पे, ऑन रेजिस्टिविटी, या फिर हम क्या बोले बेटा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और काय पे देखेंगे बेटा, रेजिस्टिविटी पे किसका इफेक्ट देख रहे हैं, टेम्परेचर का। अभी मैंने बोला था ना कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों के लिए ही देखो बेटा, दोनों के लिए फॉर्मूला लिखा, भले आर की बात करो या रो की बात करो, दोनों के लिए टाउ के साथ आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टाउ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने से टेम्परेचर से क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी आ गई। टेम्परेचर पे क्या आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी। इसका कारण भी बताया ना मैंने कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तेज़ी से मूव करते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है उनकी मूव करने की। फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो उनका टाइम क्या हो जाता है, कम। टाइम ऑफ कोलिजन क्या हो जाता है, टाइम ऑफ कोलिजन कम होने की वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है और मटेरियल के अंदर रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, दोनों चीज़ें बढ़। तो डिपेंडेंसी कैसी होती है बेटा टेम्परेचर के साथ, ये रो क्या है बेटा, फाइनल वाला। कौन सा वाला है, फाइनल। रो नोट मतलब इनिशियल वाला, कौन सा वाला, इनिशियल। 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, ये इसकी क्या होती है बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंस। डेल्टा टी मीनिंग्स फॉर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये अल्फा क्या है बेटा, अल्फा हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। अल्फा क्या होता है बेटा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। समझ गए बात को, अल्फा को क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इस हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो देखो अल्फा का फॉर्मूला यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं बेटा, यहाँ से निकालने की कोशिश करें, इस रो नोट का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आना चाहिए वैल्यू, रो विल बी इक्वल्स टू रो नोट माइनस ऑफ रो अल्फा डेल्टा और टी, यही आएगा ना। अब आगे सॉल्व करो, नहीं चलिए यहाँ माइनस नहीं आएगा बेटा, यहाँ प्लस करना, क्या लगाओगे, प्लस थोड़ा करो, प्लस बढ़ रही है तो प्लस लग जाएगा, ठीक है, प्लस लगेगा। अब देखो जरा क्या आना चाहिए, रो नोट अल्फा डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, फाइनल रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टिविटी माइनस इनिशियल रेजिस्टिविटी। अल्फा विल बी इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, रो माइनस रो नोट डिवाइड बाय रो नोट डेल्टा। तो अल्फा की वैल्यू समझ में आई क्या, अल्फा की वैल्यू समझ में आई कितनी है, रो माइनस रो नोट मतलब चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन इनिशियल रेजिस्टिविटी इनटू चेंज इन, अगर बाय वर्ड्स तो तुम इस अल्फा को लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, चेंज इन रेजिस्टिविटी डिवाइडेड बाय क्या आएगा, रो नोट क्या आएगा बेटा, इनिशियल रेजिस्टिविटी इनटू क्या आएगा बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। अब मैं तो जरा यूनिट बता दो बेटा, अल्फा की यूनिट क्या होना चाहिए, अल्फा की यूनिट बता पाया कोई, अल्फा की यूनिट क्या होना चाहिए, क्या ओम इनटू मीटर अपॉन क्या, 1/, ठीक है। यूनिट क्या होगी बेटा, यूनिट ऑफ अल्फा, डायरेक्ट लिखा है, ऊपर भी रेजिस्टिविटी नीचे भी रेजिस्टिविटी कैंसिल आउट कर जाएगी दोनों। चेंज इन टेम्परेचर की क्या होती है, 1/डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में लिखोगे, जैसे क्या बोलेंगे, सेल्सियस इनवर्स, क्या बोलेंगे, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो दिस विल बी द यूनिट ऑफ अल्फा। ये बात समझ में आई, जैसे सेम टू सेम तुमने रेजिस्टिविटी को लिखा है, वही सेम टू सेम किसके लिए होगा, रेजिस्टेंस के लिए होगा, वही सेम टू सेम किसके लिए होगा,
रेजिस्टेंस के लिए। तो रेजिस्टेंस के लिए यही लिखूँ क्या? रेजिस्टेंस के लिए देखो, रेजिस्टेंस के लिए जो R है, R विल बी इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा, ठीक है। और अल्फा किस तरीके से डिफाइन होगा उसके अंदर, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू डेल्टा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। इस तरीके से कुछ हमारा क्या डिफाइन होगा फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो हम इसके ग्राफ की बात कर लें तो फॉर मेटल्स की बात करते थे, मेटल के लिए अलग होगा, एलॉय के लिए अलग होगा, सब्सिट्यूट के लिए अलग होगा, ठीक है। तो फॉर मेटल्स के लिए क्या होगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है। कैसे बनेगा, भले तुम रेजिस्टेंस का बनाओ या रेजिस्टिविटी का बनाओ, दोनों ग्राफ कैसा बनेगा, बस समझ गए। इस तरीके से बनेगा। ये कर्व क्यों आ रहा है या इस तरीके से क्यों बन रहा है बेटा, ये क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा ये क्या कोएफिशिएंट अल्फा, ठीक है। तो ये कर्व क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस अल्फा। माइनस में अपॉन में भी एक वो है ना, तो ये क्या दिखाएगा, एक कर्व को दिखाएगा, 0 से स्टार्ट होगा और कर्व बनेगा ऊपर की, ठीक है। ये किसके लिए बेटा, मेटल्स है ना, मेटल्स के लिए, ठीक है। 0 से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, फॉर मेटल है ना। इसी तरीके से फॉर एलॉय के लिए बनाओ, किसके लिए बनाओगे, फॉर एलॉय, एलॉय किसके लिए लिखेगा, डबल, ठीक है। अलॉय के लिए अगर अपन देखें बेटा, तो ये अलॉय के पास पहले से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस अवेलेबल रहता है, तो वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। टेम्परेचर और फिर ये 0 टेम्परेचर पे बात करेंगे अपन, तो वो थोड़ा सा कहाँ से स्टार्ट करेगा, ऊपर से ही स्टार्ट करेगा, नीचे से स्टार्ट करेगा, ठीक है। टेम्परेचर और अगर सेमीकंडक्टर के लिए बोलो, किसके लिए बोलो बेटा, तो इसके लिए बेटा अल्फा जो है पॉजिटिव है, सिमिलरली इसके लिए भी अल्फा क्या है बेटा, पॉजिटिव है। पर फॉर सेमीकंडक्टर, और क्या बेटा, सेमीकंडक्टर के लिए ये जो अल्फा होता है, अल्फा होता है क्या होता है, अब नेगेटिव है तो देखो यहाँ पर अल्फा प्लस ले क्या लेना चाहिए। अब तुम खुद बताओ, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फाइनल रेजिस्टिविटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, लेकिन यहाँ माइनस साइन आएगा ना, इनिशियल में कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, मतलब ये रो क्या होगा, कम होगा, बाद में क्या होगा, कम होगा। तो नेगेटिव वैल्यू की वजह से सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी क्या होती है। और सिमिलरली अगर हम रेजिस्टेंस के लिए भी बात करें, तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, मतलब नीचे की तरफ डाउनफॉल करेगा। ये कैसे डाउनफॉल करेगा, मेटल्स के लिए, अलॉय के लिए बढ़ेगा, पर सेमीकंडक्टर के लिए क्या करेगा, ध्यान रखना है, वो कम करता है। कैसे कम करता है, कैसे कम करेगा बेटा, ग्राफ भी तो बनाना पड़ेगा हमको। ग्राफ से बना, सेमीकंडक्टर मैंने बोला था जनरली इंसुलेटर होते हैं, मैं पढ़ाऊँ तो वही निकलेगा बेटा, उसमें क्या करेगा। देखो इस तरीके से होगा, देख लो बेटा ये रहा फॉर्मूला, समझ गए बात को। जब टेम्परेचर कम था रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, टेम्परेचर बढ़ाते हुए हम रेजिस्टिविटी क्या होती जा रही है, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। ये तीनों के लिए बना दिया, इसको तुम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, रो ऑफ मेटल सबसे कम होता है, रो ऑफ अलॉय आता है, उसके बाद फिर रो ऑफ क्या आएगा बेटा, सेमीकंडक्टर, फिर क्या आएगा, रो ऑफ इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर मतलब करंट ही फ्लो ना करे, कुछ होगा ही नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस इतना हाई होता है, इतना ज़्यादा हाई होता है कि उसमें टेम्परेचर को कितना डिफरेंस कर लो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता। समझ गए बात पूरी। याद रखना बेटा, डेल्टा टी मतलब है टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसके ऐसे क्वेश्चन आते हैं बना के, तुम्हें इनमें गड़बड़ मत करना। अल्फा की वैल्यू दी रहती है, नेगेटिव किसके लिए होती है, सेमी